दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने और चांदी के लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। शिवनगर में पिंकी और माही नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों के आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। पिंकी और माही का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनों के पास एक छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन की बात है, उनके घर रामधुन्नी सेठ आया और बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, वो तो बिना कर्ज चुकाए ऊपर चली गई। अब ये कर्ज तुम लोगों को ही चुकाना होगा, समझी? पर सेठ जी, हम कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। मैं तुम दोनों को 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो फिर ये घर खाली कर देना, समझ गई ना? इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब क्या होगा? अगर हमसे ये घर छीन गया, फिर हम कहाँ रहेंगे? बोलो ना दीदी, कहाँ जाएंगे हम? चिंता मत करो पिंकी, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही काम करके सेठ के सारे पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम करेंगे क्या? हमें तो कोई काम करने आता ही नहीं है। अगर किसी ने हम पर तरस खाकर भी कोई काम हमें दे भी दिया, तो भी हम सेठ के पैसे 1 महीने में नहीं चुका सकते। पिंकी, भगवान पर भरोसा रखो, अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। माँ हमेशा कहती थी, मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं बाहर कहीं काम पता करके आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम सेठ के पैसे चुका पाएंगे। देखो, अब मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। फिर दोनों बहन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर माही और पिंकी घर की तरफ आ रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक गरीब बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो अपने सर पर फलों की टोकरी लेकर लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। माँ जी, ये टोकरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक पहुँचा देती हूँ। ये टोकरी तो काफी भारी लग रही है, पर हम गरीब की भूख से ज्यादा भारी नहीं है। बेटी, मेरा तो रोज का यही काम है। आज फल ज्यादा नहीं बिके, इस वजह से ये टोकरी ज्यादा भारी हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। लाइए, ये टोकरी हमें दे दीजिए। और फिर इस तरह माही और पिंकी ने मिलकर उस अम्मा को घर तक छोड़ दिया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम दोनों बहुत ही नेक और ईमानदार लगती हो। मुझे बहुत दिनों से 2 नेक और ईमानदार लड़कियों की तलाश थी, इसलिए मैं हर रोज इस बोझ को अपने सर पर ढोने का नाटक करती थी। लेकिन आज तक मुझ गरीब बुढ़िया की किसी ने भी मदद नहीं की, और आज पहली बार तुम दोनों ने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी तुम जैसे लोग हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, आपको नेक और ईमानदार लोगों की जरूरत क्यों थी? 1 मिनट रुको, ये देखो, ये सोने और चांदी के जादुई 2 लहंगे हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि ये लहंगे मैं उन्हें दूं, जो सच में इसके सही हकदार हों। और आज मैं सोने और चांदी के ये जादुई लहंगे तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम ही इसकी असली हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। आपको नहीं पता, आपने हमें ये लहंगा देकर हम दोनों पर कितना बड़ा एहसान किया है। अम्मा, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहोगी, तो हमें आपकी सेवा करने में बहुत ही खुशी मिलेगी। हाँ अम्मा,
आपने हमारी इतनी मदद की है तो आपको अब हमारी बात माननी ही होगी। चलिए ना अम्मा जी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर इस तरह माही और पिंकी उस अम्मा को अपने घर ले आती हैं और फिर दोनों बहन सोने और चांदी के लहंगों से खूब सारा धन मांगने लगती हैं। उन पैसों को लेकर सबसे पहले माही रामधुन्नी का कर्जा चुकाती है और फिर बाकी पैसों से उस अम्मा के साथ साथ गरीब और मजदूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव में पूर्णिमा नाम की एक औरत रहती थी। पूर्णिमा की 2 बेटियां थीं, पूजा और आरुषि। आरुषि पूर्णिमा की सगी बेटी नहीं थी। आरुषि पूर्णिमा को एक मंदिर के बाहर मिली थी। आरुषि स्वभाव की बहुत ही अच्छी लड़की थी और तो और पूर्णिमा कभी भी आरुषि और पूजा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। वो दोनों को ही एक समान प्यार करती थी। वो आरुषि को कभी भी सौतेली बेटी होने का एहसास नहीं देती थी, लेकिन दूसरी तरफ पूजा आरुषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आरुषि से जलती थी क्योंकि सभी लोग आरुषि की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि आरुषि बहुत ही होशियार और समझदार थी। कुछ साल पहले पूर्णिमा के पति की एक कार हादसे में ही मृत्यु हो जाती है और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। आरुषि को बहुत ही अच्छे लहंगे सिलने आते थे, इसलिए वो सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लोगों को उसके बनाए हुए लहंगे बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा हो जाता है। अब उनका घर इसी से चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरुषि और पूजा का स्कूल से रिजल्ट आ जाता है। पूजा का रिजल्ट देखकर पूर्णिमा आग बबूला हो जाती है और पूजा को एक खींच कर तमाचा मारती है। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। मैंने तुम्हारे 2 ट्यूशन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी तुम फेल हो गई। आरुषि को देखो, वो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन तुमसे 4 गुना तेज है और इस बार भी फर्स्ट आई है और पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई भी करती है और घर चलाती है। और एक तुम हो जो पैसा बर्बाद करना जानती हो बस। मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसे नहीं आप मुझे उठाकर लाई हैं। आप ऐसा करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। पार्टी मत करो, शॉपिंग मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, यही तो उम्र है। इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसी तरह पूजा अपनी माँ से बहस कर रही थी। ये सब सुनकर पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूजा को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, एंजॉय करने के लिए तुमसे किसने मना किया है? लेकिन शायद अभी तुम्हें पता नहीं है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। बेचारी आरुषि स्कूल जाती है और फिर रात भर बैठकर लहंगे सिलती है, तब जाकर 2 पैसे घर में आते हैं। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, तब जाकर तुम्हें पैसों की कीमत समझ आएगी। और अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो जाओ और खुद से कमा कर खाओ, फिर करना एंजॉय तुम। ये सब सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा को आरुषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज आरुषि की बच्ची के चक्कर में माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है। आरुषि की बच्ची, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू ज्यादा दिन इस घर के अंदर नहीं टिक पाएगी। पूजा आरुषि से बदला लेने के लिए एक जादूगर के पास जाती है और उस जादूगर से सब कुछ बताती है कि वो अपनी सौतेली बहन से बदला लेना चाहती है। पूजा की पूरी बात जानकर जादूगर पूजा से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें जादुई लहंगा मिलेगा। तुम ये जादुई लहंगा उस लड़की को पहना देना, फिर देखना
वो कैसे तुम्हारे वश में आ जाती है? जादूगर की बातें सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उस जादूगर को 10,000 रुपए दे देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद पूजा आरुषि को वो जादुई लहंगा पहनने के लिए बहुत जोर देने लगती है। आखिर में आरुषि वो लहंगा पहन ही लेती है। लहंगा पहनने के साथ ही आरुषि पूजा के वश में आ जाती है। सुन आरुषि, अब जल्दी से मेरी माँ के पास जा और उनकी खूब इंसल्ट करके आ। आरुषि ने जादुई लहंगा पहना हुआ था, इसलिए वो पूजा की बात मान लेती है। उसके बाद आरुषि अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की बहुत इंसल्ट करती है। थोड़ी देर के बाद पूजा आरुषि को माँ पर अत्याचार करने को कहती है। आरुषि बिल्कुल वैसा ही करती है। आरुषि पूर्णिमा के कमरे में जाती है और पूर्णिमा के हाथ पीछे से मोड़ देती है और कहती है, क्यों रे चुड़ैल पूर्णिमा, तू मुझसे प्यार में सारा काम करवा लेती है ना। अब से मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी, ना ही सिलाई करूँगी और ना ही घर का काम करूँगी। अब से घर का सारा काम भी तू करेगी और सिलाई भी तू ही करेगी। समझ आया तुझे? चल अब जल्दी से जा और मेरे लिए स्वादिष्ट वेज मंचूरियन बना कर ला। आरुषि बेटी, तुझे अचानक ये क्या हो गया? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छी बेटी समझती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकबक। जल्दी से मेरे लिए वेज मंचूरियन बना कर ले आ। अब समय बर्बाद मत कर और उसके बाद तुझे गार्डन की सफाई भी करनी है। गार्डन बहुत ज्यादा गंदा है। पूर्णिमा आरुषि के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अचानक से आरुषि को क्या हो गया है। थोड़ी देर के बाद पूर्णिमा वेज मंचूरियन बनाकर आरुषि के पास लाती है। पूर्णिमा देखती है कि आरुषि अपने हाथ से बनाए हुए लहंगों में आग लगा रही है। तभी पूर्णिमा आरुषि से कहती है, अरे आरुषि बेटा, तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने सभी लहंगे जला क्यों दिए? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लहंगे मैंने अपने हाथ से बनाए थे और अगर मैंने जला भी दिए तो तेरा क्या जा रहा है? ये सब देखकर पूजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आरुषि के जाने के बाद पूजा पूर्णिमा के पास आती है और उससे कहती है, देखा मम्मी, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली है ना, तो सौतेली ही रहेगी, चाहे इसे कितना भी प्यार कर लो। अभी भी समय है, आप इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो समय दूर नहीं जब वो हम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। पूर्णिमा बिना सोचे समझे पूजा की बात मान लेती है और आरुषि को घर से बाहर निकाल देती है। आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कब बदतमीजी की थी। उसको नहीं पता था कि ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। 2 दिन बीत जाते हैं। आरुषि को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वो एक जगह बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैंने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कब किया। ऐसा कहकर आरुषि बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो आरुषि से कहती है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है आरुषि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। परी की बातें सुनकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। आरुषि जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो तुरंत ही अपने घर वापस जाती है और पूजा से कहती है,
पूजा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बता दो। आरुषि पूजा से सब कुछ सच सच पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पूजा सच नहीं उगलती। तभी उस जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और अगले ही पल पूजा सारा सच बताना शुरू कर देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद पूर्णिमा पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पूजा, मुझे नहीं पता था कि तुम आरुषि से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। और तो और तुमने इसको घर से बाहर निकलवाने के लिए एक जादूगर की मदद भी ली। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर परी आरुषि को दूसरा जादुई लहंगा नहीं देती तो शायद आज सच मेरे सामने ना आ पाता। पूजा अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन पूर्णिमा उसकी एक नहीं सुन रही थी। तभी आरुषि कहती है, माँ कोई बात नहीं, इसको एक मौका दे दीजिए, आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। आरुषि के कहने पर पूर्णिमा पूजा को माफ कर देती है। अब दोनों सौतेली बहन सगी बहनों की तरह एक साथ घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मारकर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bulbul. Happy birthday to you. ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा,
आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा,
अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा। एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा। अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं। ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है। मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।